जरा सोचिए मध्य एशिया की उन बर्फीली चोटियों के बारे में जहां हवाएं भी तलवार की धार की तरह चलती थी। ये वो दौर था जब बड़े बड़े साम्राज्य रेत के किलों की तरह बन और बिखर रहे थे। और इसी उथल पुथल के बीच एक शहजादे ने जन्म लिया, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर हिंदुस्तान की तकदीर से जुड़ने वाला था। तो यही थी बाबर की दुनिया। सोचिए, जहां हर सुबह एक नई जंग का ऐलान करती हो और हर रात किसी अपने को खो देने का डर सताता हो। बस इसी बेरहम माहौल ने एक शहजादे को एक खूंखार लड़ाका और एक कमाल का रणनीतिकार बना दिया। तो चलिए बाबर की कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत किसी शानदार जीत से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी हार से होती है। एक ऐसा नुकसान जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना, कि बाबर की रगों में उस तैमूर लंग का खून दौड़ रहा था जो दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में से एक था। मतलब नाम के साथ तो एक महान विरासत जुड़ी थी, पर हकीकत ये थी कि वो एक ऐसा बादशाह था जिसके पास कोई सल्तनत ही नहीं थी। देखिए, तैमूर का साम्राज्य तो अब बस नाम का ही रह गया था। उसके अपने ही वंशज, उसके अपने ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हर शहर के लिए, हर एक किले के लिए जंग छिड़ी हुई थी। तो ऐसे में बाबर के हिस्से में ताज कहाँ से आता? उसके हिस्से में तो बस तलवार आई थी। और उस तलवार से वो लड़ता रहा अपने एक सपने के लिए, समरकंद। समरकंद बाबर के लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, वो उसके पुरखों की इज्जत थी, उसका जुनून था। अपनी पूरी जवानी उसने इसी एक शहर को बार बार जीतने और फिर हारने में गंवा दी। एक बार, दो बार नहीं, पूरे 3 बार उसने समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन हर बार उज़्बेक सरदार शैबानी खान की ताकत के आगे उसे झुकना पड़ा। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब बाबर ने समरकंद की तरफ आखिरी बार मुड़कर देखा। उसे ये एहसास हो चुका था कि ये जमीन, ये वतन अब उसका नहीं है। मध्य एशिया के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। हाँ, एक सपना जरूर मर गया था, लेकिन शायद एक नई मंजिल की तलाश यहीं से शुरू होनी थी। जब उत्तर के सारे रास्ते बंद हो गए तो बाबर की नजरें घूमी दक्षिण की ओर, एक ऐसी जमीन की तरफ जिसके किस्से, जिसकी दौलत और खुशहाली की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर थीं, और वो जमीन थी हिंदुस्तान। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ था मध्य एशिया, बर्फीली बंजर जमीन जहां जंग के सिवा और कुछ था ही नहीं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, जिसे कहते थे सोने की चिड़िया, उपजाऊ मैदान, लबालब भरी नदियां और दौलत, बेहिसाब दौलत। तो सोचिए, एक ऐसे शहजादे के लिए जो अपना सब कुछ खो चुका था, हिंदुस्तान एक उम्मीद की किरण से कम नहीं था। हाँ, हिंदुस्तान अमीर तो बहुत था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था, राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी, उसके अपने ही सरदार उसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, और इन्हीं साजिशों के बीच पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को एक खत भेजा, एक दावतनामा, एक ऐसा न्योता जो हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ने वाला था। देखिए, बाबर के लिए यह हमला सिर्फ लूट-पाट या कब्जा करना नहीं था। नहीं, उसे लगता था कि दिल्ली पर उसका पुश्तैनी हक है। क्यों? क्योंकि कभी उसके परदादा तैमूर ने इस शहर को जीता था। तो ये अपनी खोई हुई विरासत को फिर से पाने का, अपनी किस्मत को फिर से लिखने का एक जरिया था। और बस इसी सोच के साथ एक बेघर शहजादा अपनी मुट्ठी भर सेना लेकर दुनिया की सबसे अमीर सल्तनतों में से एक को चुनौती देने निकल पड़ा। ये एक ऐसा दांव था जिसमें या तो सब कुछ मिलना था या फिर कुछ भी नहीं बचना था। लेकिन बाबर अपने साथ सिर्फ सैनिक नहीं लाया था, वो अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया था, एक ऐसी विनाशकारी तकनीक जिससे हिंदुस्तान अब तक बिल्कुल अनजान था। बारूद, तुर्की तोपें और मैचलॉक बंदूकें, ये वो कला थी जो उसने उस्मानी तुर्कों से सीखी थी, और यही था उसका छुपा हुआ इक्का। साल था 1526 और जगह थी पानीपत का मैदान। आमने सामने खड़ी थीं 2 सेनाएं। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान की विशाल, लगभग अजेय सेना, और दूसरी तरफ बाबर के मुट्ठी भर जांबाज। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। कहाँ इब्राहिम लोदी की लगभग 1 लाख की फौज और साथ में 1000 जंगी हाथी, और कहाँ बाबर के मुश्किल से 12 से 15 हजार सैनिक।
कोई भी इसे देखता तो यही कहता कि ये लड़ाई नहीं, ये तो सीधी सीधी आत्महत्या है। सबने मान लिया था कि बाबर का अंत अब तय है। लेकिन फिर बाबर ने अपना तुरुप का इक्का चला। जैसे ही उसकी तोपों ने पहली बार आग उगली, मैदान में एक ऐसा धमाका हुआ, एक ऐसी गूंज उठी जो हिंदुस्तान की धरती ने पहले कभी नहीं सुनी थी। लोधी के वो विशाल हाथी उस भयानक शोर से ऐसे बिदके कि पलटकर अपनी ही फौज को कुचलने लगे। बस कुछ ही घंटों में पूरा मैदान लाशों से पट गया। और बस एक सुबह में हिंदुस्तान पर पिछले 300 सालों से राज कर रही दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। एक नया नाम इतिहास में लिखा गया, मुगल साम्राज्य। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली सवाल तो अब शुरू होता है। सवाल ये नहीं कि बाबर ने हिंदुस्तान को कैसे जीता, असली सवाल ये है कि वो बाकी हमलावरों की तरह सब कुछ लूटकर वापस क्यों नहीं गया। उसने यहीं रुकने का फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब इस तुलना में छिपा है। देखिए, मध्य एशिया में अब उसके लिए क्या बचा था, सिवाय अनथीन लड़ाइयों के और एक खोए हुए सपने की कड़वी यादों के? वहां कुछ नहीं था। जबकि हिंदुस्तान उसे एक स्थायी साम्राज्य बनाने का मौका दे रहा था, बेपनाह दौलत दे रहा था और सबसे बढ़कर एक नई शुरुआत, एक नई किस्मत लिखने का मौका दे रहा था। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक चुनाव था। बाबर ने हिंदुस्तान को सिर्फ जीता नहीं था, उसने इसे अपना लिया था। उसने ये फैसला किया कि अब से उसकी और उसके आने वाले वंशजों की तकदीर इसी मिट्टी से लिखी जाएगी। ये एक हमलावर का फैसला नहीं था, ये एक साम्राज्य बनाने वाले का फैसला था। तो एक शहजादे का वो सफर जो अपने ही घर से निकाले जाने पर शुरू हुआ था, वो हिंदुस्तान में एक सम्राट के तौर पर आकर पूरा हुआ। ये कहानी है संघर्ष की, हार की और फिर एक ऐसी जीत की जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। बाबर की कहानी हमें शायद यही दिखाती है कि क्या होता है जब एक हारा हुआ राजकुमार अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी नियति के लिए। कभी-कभी शायद अपनी दुनिया खोकर ही एक नई दुनिया बनाने का रास्ता मिलता है।